आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे। जहां भी रहेंगे स्वस्थ होंगे, ऐसी में आशा के साथ मैं आज इतिहास के एक ऐसे प्रसंग को लेकर आया हूं जिसने भारत के इतिहास को तो बदला सो बदला, भारत के भूगोल को भी बदल दिया। इतिहास में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे युद्ध हुए जिसके कारण से कुल मिला के सदियों तक उसका खामियाजा किसी भी राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। इसी में से एक युद्ध है जिसको तराइन के सेकंड वॉर के नाम से या बैटल ऑफ सेकंड तराइन युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बैटल ऑफ कहीं ना कहीं निश्चित रूप से तराइन का जो सेकंड युद्ध है वो अपने आप में उसने भारत के इतिहास को निर्णायक रूप से बदला। तो जैसा कि मेरे कुल मिला के द सेकंड बैटल ऑफ तराइन लिखा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से इस तराइन के दूसरे युद्ध का महत्व क्या है। मैं सिर्फ इतना बात आपको कहने के लिए आया हूं कि जैसे ही थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो कहीं ना कहीं बैक में अगर हम पहुंचते हैं तो मेरे को मालूम है कि मोहम्मद गौरी जैसे ही गजनी की गद्दी पर बैठा, तो मोहम्मद गौरी जब गजनी की गद्दी पर बैठता है तो उसका एक ही लक्ष्य है कि मुझे भारत में कुल मिला के इस्लामिक स्टेट स्थापित करना है। उसका कहीं पर भी कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे इस्लाम का प्रचार करना है तो मुझे धन लूटना है। एक ही विजन उसका क्लियर है कि मुझे हिंदुस्तान में एक इस्लामिक स्टेट स्थापित करना है। और इसके लिए उसने बहुत से अभियान भी किए। जैसे 1175 में वो मुल्तान को जीत लेता है, 1178 में गुजरात में हारता भी है, पराजित भी होता है, लेकिन उसके पश्चात उसने पंजाब पर कब्जा किया और गजनवी वंश का जो गजनी का शासक गजनी महमूद गजनवी था, उसी का वंशज मलिक खुसरो शाह की हत्या करता है और हत्या करने के पश्चात पंजाब पर कब्जा कर लेता है। लेकिन जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है, उस समय हिंदुस्तान के जो राजपूत राजा थे वो क्या कर रहे हैं। मैं इस बात को बार बार इसलिए कहता रहता हूं कि हिंदुस्तान के उस समय के राजपूत राजा बिल्कुल भी दूरदर्शी नहीं थे। यदि शायद वो दूरदर्शी होते तो महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान को 17 बार कुल मिला के रौंदा, लेकिन ये राजपूत राजाओं ने आपस में अलायंस बनाने का कोई भी प्रयास नहीं किया, कोई भी गठबंधन नहीं किया। और इस समय जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान पर हमला कर रहा है तो उस समय भी आप देख लीजिए कि दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान जैसा ताकतवर व्यक्ति बैठा है, कन्नौज में जयचंद जैसा गढ़वाल वंश का ताकतवर व्यक्ति बैठा है। कहीं ना कहीं इस समय कुल मिला के अगर देखा जाए तो महोबा के दरबार में, परमार्दी देव के दरबार में आल्हा और उदल जैसे लोग हैं। यानी भारत में एक से एक शूरवीर हैं। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि ताकत अपनी जगह है और रणनीति अपनी जगह है। ये ताकतवर हैं लेकिन रणनीति इनके पास नहीं है, स्ट्रेटजी इनके पास नहीं है। मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में सफल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास एक स्ट्रेटजी है, उसके पास एक रणनीति है। उसने पंजाब को जीत लिया और पंजाब को जीतने के पश्चात अंततः पंजाब में भटिंडा के किले को जीत लेता है। भटिंडा पंजाब का एक बहुत महत्वपूर्ण किला था, उस किले को जीतता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अगर दूरदर्शी होते तो जब उनको मालूम पड़ गया था कि पंजाब में कुल मिला के मोहम्मद गौरी आ चुका है तो तत्काल भटिंडा के किले पर जाकर अपनी सेनाएं तैयार कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ये दिल्ली में बैठे हुए आराम कर रहे हैं। यदि शायद उस समय तराइन के प्रथम युद्ध की बात मैं करना चाहता हूं, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में होने जा रहा है, उसमें भटिंडा के किले को जब मोहम्मद गौरी ने जीत लिया है तब पृथ्वीराज चौहान फिर उसके बाद अपनी सेना लेकर पहुंचे। अगर शायद ये काम 1186 में जब पंजाब में कुल मिला के मोहम्मद गौरी घुसा था, उसी समय अगर कुल मिला के इस तरह दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान कहीं ना कहीं पंजाब की सीमा पर पहुंच गया होता तो शायद तराइन के दूसरे युद्ध की नौबत नहीं आई होती। मैं ये कहना चाहता हूं 1191 का तराइन का पहला युद्ध होता है, भटिंडा के किले को लेकर हुआ, क्योंकि भटिंडा पर कुल मिला के मोहम्मद गौरी का कब्जा है और इसीलिए इस किले को लेकर विवाद होता है। पृथ्वीराज चौहान और अंततः कुल मिला के मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है। तराइन हरियाणा का एक छोटा सा क्षेत्र था, युद्ध होता है, बड़ा भयानक युद्ध हुआ और आपको मालूम होना चाहिए कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित होता है। मोहम्मद गौरी घायल तक हो गया। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था जिसका नाम खांडे राव था। इस खांडे राव की तलवार से कुल मिला के मोहम्मद गौरी घायल हो जाता है। यदि शायद उसी समय मोहम्मद गौरी को मार दिया गया होता, उसका पीछा किया गया होता और उसको मारा गया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल कुछ और होता। आप इतिहास में अगर कहीं एक जगह चूक जाते हैं तो उसका खामियाजा आने वाली कुल मिला के 100 साल की पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। मैं 100 साल क्यों कहना चाहता हूं, 1000 साल तक की पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है जो हम भुगत रहे हैं। यदि शायद तराइन के पहले युद्ध में कुल मिला के तलवार दूसरी चल गई होती तो शायद तराइन का दूसरा युद्ध नहीं होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है, मोहम्मद गौरी पराजित होता है, घायल होता है और अपमान की आग में जलता हुआ गजनी पहुंचा। तो पृथ्वीराज चौहान क्या कर रहे थे? पृथ्वीराज चौहान को यह गलती इससे यह हो गई कि पृथ्वीराज चौहान को यह लगा कि मैंने मोहम्मद गौरी को आसानी से पराजित कर दिया है। उस समय बहुत से राजपूत राजा भी उनका सहयोग कर रहे थे। अगर शायद कुल मिला के अगर पृथ्वीराज चौहान दूरदर्शी होते
तो वो भी उसी लेवल की तैयारी कर रहे होते जिस लेवल की मोहम्मद गौरी तैयारी कर रहा है। मैंने कहा ना कि मोहम्मद गौरी अपमान की आग में जलता है, गजनी पहुंचता है और गजनी के युद्ध मैदान में अपनी सेना को 1 वर्ष के लिए पुनः सशक्त बनाता है, बेहतर तरीके से संसाधन एकत्र करता है, बेहतर तरीके से सेना का प्रशिक्षण होता है, क्योंकि उसको बदला लेना है। लेकिन मोहम्मद गौरी के कुलना के इस अपमान की आग में जलने के बाद उसने तो अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा ली, लेकिन पृथ्वीराज चौहान क्या कर रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान गुलना के कहीं ना कहीं इनको यह लगा ये विजय जश्न ही मनाने लग गए और विजय के कुलना के आलोक में इतना डूब गए कि इनको यह नहीं लगा कि मैं गलती क्या कर रहा हूं। इसी समय इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जयचंद की लड़की संयोगिता का हरण कर लेते हैं और जयचंद की लड़की संयोगिता का जब इन्होंने अपहरण कर लिया तो जो राजपूत बिरादरी के लोग थे उन्होंने अंततः किस नीति से नाराज हो गए, इस कार्य से नाराज हो गए। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से 1192 का तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है वो भारत के इतिहास का भयानक युद्ध है, भारत के लिए अभिशाप है, भारत के लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अभिशापित युद्ध था। 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और अंततः मोहम्मद गौरी का आमना सामना होता है और इस युद्ध में अंततः कुल ना के आपको मालूम होना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है कि कहीं ना कहीं जो खांडे राव जिसने मोहम्मद गौरी को घायल किया था, आज वो खांडे राव मारा गया, गोविंद राय मारे गए, स्वयं पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात उनकी हत्या कर दी जाती है। 1192 का तराइन का युद्ध भारत के इतिहास का अभिशाप है, भारत के इतिहास का युगांतरकारी युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात अंततः 1193 में कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी ने इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली को भारत में मुस्लिम राजनीतिक सत्ता का केंद्र बना दिया। 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात हिंदुस्तान में इस्लाम की स्थापना हो गई, दिल्ली पर कुलना के तुर्कों का कब्जा हो जाता है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टेट स्थापित हो जाती है और अंततः भारत को 550 वर्षों तक इन विदेशी मुसलमानों की गुलामी का कहीं कहीं दंश झेलना पड़ा, विदेशी मुसलमानों की गुलामी करनी पड़ी। मैं यह कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए, अगर तराइन का दूसरा युद्ध नहीं हुआ होता तो तराइन का दूसरा युद्ध नहीं होता तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं होती, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं होती तो 550 सालों तक कुल मिला के कहीं कहीं इस्लाम की जो जिल्लत थी भारत को वो झेलनी नहीं पड़ती, और वो झेलनी नहीं पड़ती तो इस्लाम का अपमान नहीं झेलना पड़ता, तो औरंगजेब और बलबन जैसे लोग या इस तरह के फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी जैसे लोग पैदा नहीं होते, और ये पैदा नहीं होते तो इस्लाम में धार्मिक कट्टरता का वातावरण स्थापित नहीं होता, हिंदुस्तान में कन्वर्जन नहीं होता, और हिंदुस्तान में कन्वर्जन नहीं होता तो हमारे ही जो भाई थे जो दबाव के कारण या किसी कारण से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होते, और इस्लाम में अगर कन्वर्ट नहीं होते तो बहुसंख्यक मुसलमानों का एक दल पैदा नहीं होता जिसको हम मुस्लिम लीग कहते हैं, और मुस्लिम लीग का जन्म नहीं होता तो देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होता, और देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होता तो हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल कुछ और होता। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक युद्ध में आप चूक गए, एक युद्ध में आपने गलती की और उस तराइन के दूसरे युद्ध की गलती का खामियाजा भारत आज तक भुगत रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास में युगांतरकारी युद्ध है। इस युद्ध ने प्राचीन भारत की तुलना के इतिहास को समाप्त कर दिया और मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत की। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हम कभी इतिहास में कोई गलतियां करते हैं तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए नीति निर्माताओं को, इस बात को ध्यान रखना चाहिए जो नीति निर्माण करने वाले लोग हैं कि यदि वो कोई डिसीजन गलत करते हैं तो उसका खामियाजा आने वाले सदियों तक वहीं न कहीं उस राष्ट्र को भुगतना पड़ता है, जैसा कि तराइन के दूसरे युद्ध में हमको आज तक भोगना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से हम आशा करेंगे कि ऐसी गलतियां भविष्य में ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।